नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे अध्याय नंबर 4 की। अध्याय नंबर 4 का नाम है हमारा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। किताबें यानी हमारा वेद क्या बताता है, चरक की पुस्तक क्या बताती है और महापाषाण काल की कब्रें क्या बताती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। आप देख सकते हो क्या बताती है हमें किताब और किताबें और कब्र के बारे में। और ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी हम किस MCQ क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे और मुख्य तथ्य के माध्यम से भी जानेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए यूट्यूब का। ठीक है। और जो विद्यार्थी सीटेट के एग्ज़ाम की रीट लेवल सेकंड की आगामी तैयारी कर रहे हैं या UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है NCERT। हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला प्रश्न हमारा वेद संख्या में 4 है। क्या है? वेद संख्या में क्या है? 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद जो है सबसे प्राचीन है, या अथर्ववेद जो है सबसे प्राचीन है? हम बात करेंगे NCERT बुक से तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, जिसकी भाषा कैसी थी? प्राक संस्कृत। किस प्रकार की? प्राक संस्कृत, या हम कह सकते हैं किस प्रकार की? वैदिक संस्कृत जो है कहलाती थी। क्या कहलाती थी? वैदिक संस्कृत जो है इसकी भाषा कहलाती थी। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आपसे पूछ ले वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। फिर हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे वेद है, प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग कब हुई थी? 3500 वर्ष पूर्व। याद रखना आपको। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता था? सूक्त कहा जाता था। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया था। इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। वेदों की संख्या 4 है, इस प्रकार पूछे जाएंगे। या पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष हुई थी। इस प्रकार के 3 या 4 कथन देकर आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कथन बिल्कुल सही है या कौन से कथन गलत है। ठीक है। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। तीनों के तीनों याद रखने हैं। अग्नि को कहते हैं आग के देवता। ठीक है। इंद्र कहते हैं युद्ध के देवता। अब ऑप्शन में डाला जा सकता है कि युद्ध के देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। और सोम की बात करें तो वनस्पतियों के अधिपति कहलाते थे सोम। ठीक है। इसी सोमवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। याद रखना आपको, इसी सोमवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे 2 नंबर। देखिए ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने कहा था देखिए ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का उच्चारण व स्वर्ण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो 2 और 3 बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। ठीक है। हम बात करें तो जो वेद है वो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऋषियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा की गई थी, न कि पुरुषों के द्वारा। ठीक है। तो ऋग्वेद की भाषा किस प्रकार की हो जाएगी? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाएगी। ऋग्वेद का उच्चारण व स्वर्ण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। ऋषि जो है पढ़ाते थे। देखिए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो इसमें केवल 2 और 3 कथन 2 ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं व्याख्या की। देखिए वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों व वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं फिर ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? प्राक संस्कृत, या हम कह सकते हैं वैदिक संस्कृत कहलाती थी।
ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण और स्मरण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सबसे कम हुआ है, यहाँ पूछा है सबसे कम हुआ है। सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और व्यास। इनमें से हमें बताना है कि ऋग्वेद में सबसे कम उल्लेख किस नदी का हुआ है। तो इसमें सबसे कम उल्लेख हुआ है एक तो गंगा का और एक इसका हुआ है यमुना का। इन दो नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है ऋग्वेद में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा सरस्वती, सिंधु और व्यास, क्योंकि सिंधु की सहायक नदियां हैं ये। देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन। तो सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी केवल 3 और 4 बिल्कुल आंसर हो जाएगा। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियों व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो एक बार ही। कितनी बार? एक बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। तथा सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? सरस्वती नदी। ठीक है। आगे बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले सूची में दिया हुआ हमें भाषा और दूसरी सूची में है भाषा परिवार। संस्कृत भाषा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा क्या थी? मलयालम भाषा की बात करें, मध्य भारत की भाषा। ठीक है। तो हम बात करें संस्कृत भाषा की बात करें तो ये थी भारोपीय, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की थी। फिर हम बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा की बात करें, पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा की बात करें तो ये हो जाएगी तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की। क्या हो जाएगी? जो है पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं जो है बोली जाती थी। फिर हम बात करें मलयालम, इसी के साथ साथ बात करें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोली जाती थी। मध्य भारत की भाषा की बात करें, मध्य भारत की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा उस टाइम किस प्रकार की थी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा वो किस प्रकार के क्षेत्रों में थी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत का है और माँ हिंदी का है और मदर किसका है? अंग्रेजी का है। तो इस प्रकार के शब्द जुड़े हुए थे। ठीक है। आगे बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती थी। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी। वहीं बात करें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं थी। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों, यानी एक तो पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें बात करें पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, या तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूला करते थे। ठीक है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करते हैं। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे।
यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। ठीक है, तो नहीं तो राजा जो है महलों में रहता था, नहीं उसका जो बेटा है वो उत्तराधिकारी बनता था, लेकिन एक वहाँ पे कबीले की आम सभा के द्वारा एक समिति बनाई जाती थी, उसी समिति के आधार पर नए राजा का चुना जाता था। ठीक है, और पुरोहित को, जो पुरोहित होते थे इन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, जो उनका काम क्या था, यज्ञ और अनुष्ठान स्पेशल करना। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद की बात करें कौन से शब्द मिलते हैं इसमें, तो इसमें पुरु, जन व विष मिलते हैं, भरत, जन व विष मिलते हैं, यदु, जन व विष मिलते हैं। तो तीनों शब्द मिलते हैं। इसके आंसर की बात करेंगे तो 1, 2, 3 चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। मुख्य तथ्य की बात करें, देखिए ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। किसका, जन और विष 2 शब्द का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है, जो वैश्य शब्द है वो किससे निकला है, विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष कहते हैं, भरतजन या फिर विष कह सकते हैं, यदुजन या फिर विष जैसे कई उल्लेख इसमें मिलते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दस्यु कहते थे। क्या कहते थे, दस्यु कहते थे। अब बात करते हैं हम दस्यु के बारे में, कौन थे दस्यु। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या हम कह सकते हैं दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलती थी। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग कहें तो दासी बन जाएगा। शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी जो दास शब्द है इसका मतलब क्या होता था, गुलामी करना। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है, इसका मतलब है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे, क्या ये दर्शाते हैं चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएंगे, 1 और 2 क्या कहलाते हैं, गोलाकार सजाए हुए पत्थर इसको दर्शाते हैं, अकेला खड़ा हुआ पत्थर जो किसको दर्शाते हैं, महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार कब्र बनी होती है और इस जस्ट जो है यहाँ पे क्या होता है, एक पत्थर खड़ा किया होता है। तो ठीक है, अकेला खड़ा हुआ पत्थर कह सकते हैं या गोलाकार सजाए हुए पत्थर के भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। उन्हीं बर्तनों को काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन, भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो उन्हें क्या कहते थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन के जो है नाम से जाना जाता था। जो मृतक था, मृतकों के साथ में इन बर्तनों को दबाया जाता था। बात करते हैं मुख्य तथ्य की। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। ठीक है, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, इसके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन है सही नहीं है इसमें से। देखिए, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोग के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे
ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके, सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे पोर्ट होल। क्या कहते थे? पोर्ट होल के नाम से जाना जाता था। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता यानी बड़ा सुराग कह सकते हैं, जिसे पोर्ट होल के नाम से जाना जाता था, न कि डेथ होल के नाम से। तो याद रखना है पोर्ट होल, ठीक है। बात करते हैं मुख्य तथ्य की। देखिए, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता या कह सकते हैं बड़ा सुराग होता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, न कि डेथ होल, ठीक है। याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? घोड़ नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घोड़ नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बात करें मुख्य तथ्य की। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे, ठीक है। तो इनाम गांव की बात करें तो 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व यहाँ लोग रहते थे। और इनाम गांव आपसे पूछ ले तो किस नदी के किनारे है? भीमा की सहायक नदी है घोड़, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कब्रों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि यहाँ वयस्क लोगों को प्राय कैसे सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर किस दिशा में होता था? उत्तर दिशा की ओर होता था। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर होता था। और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता की बात करें तो ये निम्न में से किससे संबंधित है? ये है चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। मुख्य तथ्य की बात करें, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो आधुनिक शरीर रचना की विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये चरक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। एक तो ये याद रखना है, कब? 2000 वर्ष पूर्व पहले। इन्होंने हड्डियों की संख्या कितनी बताई? 360 हड्डियां बताई। कितनी? 360। आगे प्रश्न की बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल वर्ष पूर्व किया गया था? तो 3500 साल पहले हुई थी ऋग्वेद की। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था सूक्त। क्या कहा जाता था? सूक्त कहा जाता था। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? तो गंगा और यमुना का। गंगा और यमुना का। आगे बात करें, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? महापाषाण जो कब्रें हैं वो बनाने की प्रथा कहाँ पे थी? तो ये थी उपरोक्त सभी दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर के अंदर, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई।
यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, आगे है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है, तो किसको है, इंद्र को समर्पित है। लगभग कितने, 250 सूक्त। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता या पूरा समुदाय को क्या कहा जाता था, किस नाम से पूरा पुकारा जाता था, जनता को या समुदाय को, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था, उन्हें जाना जाता था जन या विश्व के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले, ये इमाम गामनी इनाम गांव है। ठीक है, में कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं है, उपयुक्त सभी है। क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले, और इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 लेके 47। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी बताई थी, तो 360 हड्डियाँ। आगे बात करते हैं, चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का जिक्र किया है। यह आधुनिक रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थियों के जोड़ और कार्टिलेज की संख्या को जोड़कर बताया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषा निम्न में से कहाँ बोली जाती थी, तो ये झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती थी। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती थी। इसी के साथ हम बात करें एनसीईआरटी बुक्स सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए स्पेशल कक्षा 6 से 10 तक नवीनतम संस्करण पर आधारित संपूर्ण अध्याय वाइज आपको मात्र 100 रुपये में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज लें। और संपूर्ण विज्ञान के लिए स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। जो विद्यार्थी सीटेट के एग्जाम की तैयारी करें या सीईटी एग्जाम की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, जो साइंस से तैयारी करें तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज मिलेगी, तीनों मिलेंगे, रासायनिक, भौतिक और जीव विज्ञान के। मात्र 100 रुपये प्राइज है इसकी। ऑल एग्जाम 2023 इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको मंथली वाइज टेस्ट और पीडीएफ प्लस में फ्री मिलेगी मात्र 50 रुपये में। सूचना सहायक की जो विद्यार्थी तैयारी करें हैं जिनका एग्ज़ाम जनवरी को होने वाला है, तो उससे पहले आप एक मंथ में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से जल्दी रिवीजन कर लीजिए मात्र 50 रुपये में। अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चनों की जो है टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो मात्र 100 रुपये में। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विद्यार्थी तैयारी करें जिनके सीईटी में अच्छे नंबर बन रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर, राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया और महिलाओं व बच्चों से अधिकारों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की योजनाएं, संस्थाएं, मात्र 100 रुपये में ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आप अच्छे तरीके से जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अच्छे तरीके से टेस्ट कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।